तो पिछले पार्ट में जिंग्यू पेविलियन को एंशिएंट रुइंस की एक सेरेमनी का इनविटेशन आया था। मास्टर फेंग और मास्टर याओलाओ वहाँ नहीं जा सकते, इसी वजह से जियान ने वहाँ जाने का फैसला किया। वहाँ पहुंचकर जियान को पता चलता है कि वो अपने जियाओ क्लैन की वजह से कम और जूनियर की वजह से ज्यादा फेमस है, क्योंकि जूनियर जियान को लाइक करती है और ये चीज बाकी लोगों को पसंद नहीं। इसी वजह से सब जियान की पार देखना चाहते हैं कि आखिर जियान में ऐसी क्या बात है जो जूनियर को जियान पसंद है। अभी सबसे पहले जियान की मुलाकात लिन क्वान नाम के एक लड़के से होती है, जिसने जियान को देखते ही उसे चैलेंज कर दिया था। लेकिन सही समय पर ब्लैक इनहेलेशन आर्मी के 5th कमांडर ने आकर वहाँ वो लड़ाई रुकवा दी, क्योंकि वो कमांडर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था। अगले दिन जब फ्रेंडली बैटल का टाइम आया, तब ब्लैक इनहेलेशन के ही एक दूसरे कमांडर ने फैसला किया कि वो जियान को चैलेंज करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर वो किसी को चैलेंज करते हैं तो सामने वाले को भी चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है, और यहाँ ये लड़ाई फ्रेंडली बैटल है, इसलिए इससे कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। यहाँ जिसने चैलेंज किया था ये ब्लैक इनहेलेशन आर्मी का 3rd कमांडर है, जिसका नाम यांग हाओ है। अभी इस पार्ट की स्टार्टिंग भी पिछले पार्ट के आगे से होती है। जब यहाँ यांग हाओ ने चैलेंज किया तो जियान को चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि जियान नहीं चाहता कि बार बार लोग उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। वो एक बार अपनी पार दिखाकर सभी को शांत कर देना चाहता है। साथ ही अभी सभी लोग इस फाइट के लिए थोड़े एक्साइटेड हो चुके थे, क्योंकि यांग हाओ ने ये चीज डिक्लेयर कर दी थी कि जियान पिलटार कंपटीशन का विनर रह चुका है, जो कि सच में एक बहुत बड़ी बात है। अभी जियान जैसे ही यहाँ बैटल एरिना में आता है तो यांग हाओ जियान को थोड़ा सा उकसाने के लिए कहने लगते हैं कि तुमने पिलटार कंपटीशन जीता है, इसलिए मैं तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ, प्लीज उन पर पानी मत फेरना। जिस पर जियान कहता है कि वो हम लड़ाई के बीच देख लेंगे। अभी यहाँ जैसे ही फाइट शुरू हुई तो यांग हाओ ने तुरंत जियान पर हमला कर दिया, लेकिन जियान बहुत ही इजीली अपनी स्पीड को इंक्रीज कर उसके अटैक से बच जाता है, और यहाँ एक सोल अटैक में यांग हाओ को समझा देता है कि ये लड़ाई उसके लिए इतनी ज्यादा आसान नहीं होगी। हालांकि सोल अटैक के बाद भी यांग हाओ ने किसी तरह से खुद को संभाल लिया था, और अब वो एनर्जी पाम अटैक क्रिएट कर जियान पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। जियान इनसे इजीली बच जाता है। वो यहाँ अपनी फ्लेम का इस्तेमाल कर उन सभी पाम अटैक्स को बर्न कर देता है, लेकिन जब वो ऐसा कर रहा था तभी यांग हाओ इसी चीज का फायदा उठाकर जियान पर हमला करने की कोशिश करता है। वो यहाँ जियान को किक कर दूर हटाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने हमला किया और धूल हटी तो हम देखते हैं कि जियान ने उसका पैर टच होने से पहले ही उसके पैर को पकड़ लिया और उससे कहने लगा कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। हालांकि यांग हाओ फिर से पीछे आ जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, तो अब मैं भी तुम्हें अपनी असली पार दिखाता हूँ। यहाँ वो अपनी ब्लैक इनहेलेशन आर्मी और साथ ही उसके क्लैन के कोई सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने की बात कर रहा था, जिसे वो फाउंडेशन टेक्निक कहकर बुला रहा है। लेकिन यहाँ जब उसने वो टेक्निक परफॉर्म करनी शुरू की तो जियान देखते ही पहचान गया कि ये तो माउंटेन ओपनिंग सील टेक्निक है। जियान को ये टेक्निक अच्छी तरह से आती है, साथ ही उसने टेक्निक को मास्टर भी कर रखा है, जिस वजह से वो इस टेक्निक को परफॉर्म करना तो जानता ही है, पर साथ ही ये भी जानता है कि इस टेक्निक को एक्टिवेट होने से कैसे रोकते हैं। इसी वजह से जब वहाँ यांग हाओ उस टेक्निक को कंप्लीट करने में लगा था, तभी जियान ने आगे बढ़कर सिर्फ 2 उंगली की मदद से उसे पीछे हटा दिया। यांग हाओ अभी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि जियान को माउंटेन ओपनिंग सील टेक्निक की कमजोरी पता है। इसका मतलब ये टेक्निक यहाँ बिल्कुल काम नहीं आएगी। इसी वजह से वो सडनली अपना एक और पावरफुल अटैक करता है, जिससे कि वो जियान को कुछ समय के लिए पीछे हटा पाए, लेकिन जियान ने इजीली उसके अटैक को रोक लिया। साथ ही यहाँ जियान ने यहाँ एक नई टेक्निक परफॉर्म की, जिसे उसने फ्लेम टॉर्नाडो का नाम दिया है। उस फ्लेम टॉर्नाडो की मदद से उसने तैंग हाओ को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। साथ ही यांग हाओ इतना ज्यादा थक चुका था कि उसने फाइनली हार मान ली और जियान उस फ्रेंडली बैटल को जीत गया। अभी जियान की जीत से ब्लैक इनहेलेशन के कुछ मेंबर्स तो खुश नहीं थे, पर इसी बीच हम एक दूसरे गार्ड को देखते हैं, जो कि है तो ब्लैक इनहेलेशन आर्मी का ही मेंबर, लेकिन वो जियान की जीत से बहुत ही ज्यादा खुश था। हालांकि उसके साथी उसे समझाते हैं कि उसे थोड़ा कम खुश होना चाहिए, वरना उसे ब्लैक इनहेलेशन आर्मी से निकाल दिया जाएगा। इसी बीच हम 2 और लोगों को देखते हैं जो कि यून क्लैन से बिलोंग करते हैं। इन्हें पहले से ही पता था कि इस मैच में जियान ही जीतेगा, क्योंकि जियान की जो सोल पावर है ये ऑलरेडी महसूस कर चुके थे और जानते थे कि जियान 3rd कमांडर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तक जियान ने अपनी आधी पावर भी इस्तेमाल नहीं की है। अभी इन दोनों में जो ये लड़की थी, ये उस लड़के से क्वेश्चन कर रही थी कि इस लड़की की जो हेवनली फ्लेम है, क्या ये मेरी रेड लोटस फ्लेम से ज्यादा ताकतवर होगी।
असल में रेड लोटस फ्लेम रैंकिंग लिस्ट पर 8 नंबर पर आती है। अभी ये लड़की जब ये क्वेश्चन कर रही थी तभी वहाँ नीचे यांग हाओ फिर से उठ खड़ा होता है और चिल्लाने लगता है कि मैं तुम जैसे लड़के से कभी नहीं हार सकता। ऐसा कहकर वो जियान पर हमला करने वाला था, लेकिन इतने में ही वहाँ ब्लैक इनहेलेशन आर्मी के सेकंड कमांडर की एंट्री हुई, जिसने वहाँ आकर थर्ड कमांडर यांग हाओ को बीच में ही रोक दिया। सेकंड कमांडर कह रहा था कि तुम्हें थर्ड कमांडर होने का कोई हक नहीं है जब तुम हमारे ब्लैक इनहेलेशन आर्मी की इज्जत तक नहीं बचा सकते। ऐसा कहकर अब वो खुद जियान को चैलेंज करता है। जियान समझ चुका था कि ये चीज इस तरह से बिल्कुल नहीं रुकेगी। वो जितने भी लोगों को हरा ले, एक के बाद एक दूसरे लोग उससे लड़ने के लिए आते जाएंगे। इसी वजह से जियान यहाँ उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाता है और कहता है कि आखिर एक एक करके तुम कितने लोग आकर मुझे चैलेंज करने वाले हो, सब एक साथ आ जाओ ताकि मुझे तुम्हें जल्दी जल्दी हराने में आसानी हो, क्योंकि इस तरह से मेरा बहुत समय बर्बाद हो रहा है। हालांकि इससे सेकंड कमांडर को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो जियान से लड़ना चाहता था, इसलिए वो अपने गुस्से पर थोड़ा काबू कर लेता है। अभी इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो सकती थी, पर इतने में ही वहाँ गू क्लैन के एक एल्डर की एंट्री हुई। वो एल्डर आते ही उस सेकंड कमांडर को वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि यहाँ जो चल रहा था वो फ्रेंडली बैटल था, लेकिन ब्लैक इनहेलेशन आर्मी ने सब कुछ गड़बड़ कर दी। वो इस फाइट को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, जिससे दो अलग अलग क्लैंस के बीच दुश्मनी भी हो सकती है। इस वजह से एल्डर गू ने यहाँ आकर सेकंड कमांडर को वहाँ से भेज दिया। असल में वो सेकंड कमांडर भी गू क्लैन से बिलोंग करता है, इस वजह से बात मानकर वो तुरंत ही वहाँ से चला गया। अभी एल्डर गू जियान से माफी मांगते हैं, क्योंकि ब्लैक इनहेलेशन आर्मी वाले बार बार जियान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, पर जियान इजीली उन्हें माफ कर देता है। वैसे एल्डर गू यहाँ पर सभी को ये बताने के लिए आए थे कि आज से 3 दिन बाद वो सभी लोग यहाँ से गू क्लैन के लिए निकलेंगे, क्योंकि एंशिएंट सेक्रेड माउंटेन का रास्ता गू क्लैन से होकर जाता है। लेकिन सबसे पहले वो सभी को ये सलाह देते हैं कि यहाँ वहाँ ना भटके, वरना वो किसी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। सभी ने इस बात पर हाँ की और एल्डर गू वहाँ से चले गए। अभी एल्डर गू के जाने के बाद जियान को अचानक ही एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई नहीं था जिससे वो एनर्जी आ रही हो। हालांकि शाम के समय जब जियान वापस उस जगह पर जा रहा था जहाँ उन लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है, तो जियान को फिर से वो अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। इस बार जियान तुरंत पीछे पलटकर कहता है कि तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। जियान के इतना कहते ही सोल हॉल का एक आदमी जियान के सामने आ चुका था। यहाँ वो आदमी अपने 2 गार्ड्स के साथ था और उसकी एनर्जी से ही पता चल रहा था कि ये जरूर कोई पावरफुल आदमी है। जियान तो तुरंत उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो आदमी कहने लगा कि मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे पता चला कि जियाओ क्लैन की तरफ से भी कोई यहाँ पर आया है, इसी वजह से मैं देखने आ गया कि आखिर जियाओ क्लैन बचा भी है या नहीं। अभी पॉइजनस गर्ल को तो लगा था कि वो आदमी हमला करेगा, इसलिए पहले पॉइजनस गर्ल ने ही अटैक कर दिया और उस आदमी के साथ वाले गार्ड ने इजीली अपनी सोल चेन की मदद से पॉइजनस गर्ल के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ वो आदमी जियान से कहता है कि लड़के, तुम्हें तुम्हारे एंसेस्टर जियाओ जियान के बारे में तो पता ही होगा। उसने हमारे सोल हॉल के साथ दुश्मनी मोल ली थी, जिस वजह से उसके साथ बहुत बुरा हुआ और अब तुम भी उसी रास्ते पर जा रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ जाओ। हालांकि इस पर जियान भी उसे चैलेंज करते हुए कहता है कि अगली मुलाकात में हम देखते हैं कि कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत रास्ते पर। ये सुनकर वो सोल हॉल का आदमी भी पलटकर जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने जियान से कहा कि ठीक है, तो फिर हम टॉम्ब ऑफ एंशिएंट क्लैन में मिलते हैं। अभी जियान को ये चीज ज्यादा समझ नहीं आई थी, लेकिन जियान ने यहाँ उसे इग्नोर किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियान और उसके दोस्त सभी गू क्लैन के लिए निकल चुके थे। अभी यहाँ पर कई सारी शिप्स बुलाई गई हैं, क्योंकि यहाँ और भी कई सारी शिप्स हैं जो कि इनके साथ सफर कर रहे हैं। रास्ते में वही लड़का और लड़की जो कि यान क्लैन से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ जियान के पास आते हैं और पिछले दिन की फाइट के लिए जियान को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। अभी जियान उन्हें शुक्रिया तो कहता है, पर जियान ने उन्हें पहचाना नहीं था। जब जियान उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछता है तो यहाँ पर वो लड़का बताता है कि वो हुआ जुआन है और वो लड़की हुआ जी है और ये दोनों ही यान क्लैन से बिलोंग करते हैं। अभी हुआ जुआन कह रहा था कि हमने तुम्हारे बारे में पिल्टार कंपटीशन के टाइम पर सुना था। हमने सुना था कि तुमने वो कंपटीशन जीत लिया। इस वजह से पिछली फाइट के दौरान हम ये ऑलरेडी जानते थे कि उस लड़ाई को भी तुम ही जीतोगे। यहाँ हुआ जुआन ये भी कह रहा था कि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी मुलाकात जियान से हेवनली टॉम के रास्ते के बीच होगी। इन्हीं हेवनली टॉम के बारे में वो सोल हॉल का आदमी बात कर रहा था, लेकिन जियान को इनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है।
इसी वजह से वो हुआ जुआन से इनके बारे में पूछता है। तो हुआ जुआन बताता है कि इन्हें तुम एंशिएंट क्लैन के एंसेस्टर्स की ग्रेवयार्ड भी समझ सकते हो। वहाँ पर कई पावरफुल एंसेस्टर्स की डेड बॉडी को दफनाया गया था, जिस वजह से वहाँ एनर्जी प्रिंट्स मौजूद हैं। जब हेवनली टॉम्ब ओपन होते हैं तब सभी एंशिएंट क्लैन के कल्टीवेटर वहाँ जाते हैं वहाँ की एनर्जी पर विश्वास करने के लिए, लेकिन वहाँ सिर्फ एंशिएंट क्लैन के कल्टीवेटर्स को ही आना अलाउड है। जियान जियाओ क्लैन से बिलोंग करता है, जो कि एंशिएंट क्लैन में से एक है। इसी वजह से जियान भी वहाँ जा सकता है। अभी हुआ जुआन बता रहा था कि जियान के एंसेस्टर्स जियाओ जियान की ग्रेव भी वहीं होगी। इसका मतलब जियान भी वहाँ जाकर उसकी एनर्जी को भी एब्सॉर्ब कर सकता है। ये सुनकर जियान बहुत खुश था। इतने में ही जियान की नजर दूसरे शिप पर खड़े एक लड़के पर पड़ी, जिसकी नजर जियान पर ही थी। जब जियान हुआ जुआन से इसके बारे में पूछता है तो हुआ जुआन बताता है कि ये याओ ज़ेंग याओ क्लैन से बिलोंग करता है और ये एक 8th ग्रेड का अल्केमिस्ट है। अभी याओ क्लैन का नाम सुनकर जियान को याद आया कि मास्टर याओ लाओ भी इसी क्लैन से बिलोंग करते हैं। जियान जब मास्टर याओ लाओ को याद करता है तभी इतने में ही सेकंड कमांडर फिर से वहाँ आ गया। जियान को लगा कि वो फिर से उसे लड़ने के लिए चैलेंज करेगा, लेकिन सेकंड कमांडर यहाँ सिर्फ जियान को इनविटेशन देने आया था, क्योंकि ब्लैक एनिलेशन आर्मी का मेन कमांडर मतलब कि फर्स्ट कमांडर जियान से मिलना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियान उस फर्स्ट कमांडर से मिलने आ चुका था। वो दोनों अभी एक बोर्ड गेम खेल रहे थे और इसी बीच उनकी बातें चल रही थी। जियान उस फर्स्ट कमांडर से कह रहा था कि तुम सेकंड और थर्ड कमांडर की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारा नेचर उनसे ज्यादा अच्छा है। जिस पर फर्स्ट कमांडर कहने लगता है कि हाँ, वो बस थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और यही साबित करने में लगे रहते हैं कि वो ज्यादा ताकतवर हैं। यहाँ फर्स्ट कमांडर जियान से पूछता है कि तुमने नोटिस किया होगा कि एंशिएंट रियलम के अंदर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है, क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों है? जिस पर जियान कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये सिक्योरिटी इसलिए ज्यादा टाइट है जिससे कि कोई भी एंशिएंट रियलम में यहाँ वहाँ नहीं भटके या फिर कोई चाल न चले। जिस पर फर्स्ट कमांडर कहता है कि तुमने सही कहा, पर इसका दूसरा सीक्रेट भी है। वो यहाँ बैटल एम्परर ब्लड लाइन के बारे में बताता है। असल में टोटल 8 मेजर एंशिएंट क्लैंस हैं, लेकिन कुछ डिसेंडेंट क्लैंस भी हैं जो कि इन 8 मेजर क्लैंस में तो नहीं आते, लेकिन फिर भी एंशिएंट रियलम में अपनी जगह बनाते हैं। उन छोटे क्लैंस को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से ये सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ाई गई है। साथ ही फर्स्ट कमांडर बताता है कि जियान की फ्रेंड जूनियर के पास भी प्योर बैटल एम्परर ब्लड लाइन है। यहाँ जियान के पास वो ब्लड लाइन नहीं है, इसलिए अभी फर्स्ट कमांडर के कहने का एक तरह से मतलब यही था कि जियान जूनियर के लायक नहीं है, लेकिन उस ब्लड लाइन को अचीव किया जा सकता है। पर इसके लिए जियान को बहुत ज्यादा लेवल बढ़ाना होगा। पर जियान फिर भी यहाँ फर्स्ट कमांडर को चैलेंज करते हुए कहता है कि तुम देखते जाओ, क्योंकि कोई भी ब्लड लाइन मुझे नहीं रोक सकती। वैसे फर्स्ट कमांडर ने जियान को यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं बुलाया था, वो बस जियान को ये बताना चाहता था कि जियान किसी भी छोटे डिसेंडेंट क्लैन के साथ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, मतलब कि कोई भी पंगा मोल ना ले, वरना इससे जियान को प्रॉब्लम हो सकती है। जियान यहाँ इसके लिए शुक्रिया कहता है और वहाँ से चला जाता है। उस बोर्ड गेम में जियान ने जो आखिरी मूव किया उसकी वजह से जियान उस गेम को जीत चुका था। जियान का यही एटीट्यूड उस फर्स्ट कमांडर को बहुत पसंद आया और वो जियान से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया। इस लंबे सफर के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि फाइनली जियान और बाकी सभी गू क्लैन के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुके थे। जियान की मुलाकात रास्ते में जूनियर से होती है। यहाँ उनके बीच में थोड़ी दूरी थी, लेकिन दूर से ही उन दोनों ने ही एक दूसरे की एनर्जी महसूस कर ली थी। अभी जियान की शिप तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाई थी, लेकिन जूनियर फिर भी उड़ते हुए सीधा जियान के पास आ जाती है। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो कुछ समय के लिए टाइम बहुत धीरे चलने लगता है। हमें यहाँ उन दोनों के ही सारे पुराने सीन दिखाई जाते हैं। इनमें वो सीन भी एक था जिसमें जियान ने जूनियर से प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो खुद उसके घर मतलब उसके क्लैन उसे लेने आएगा। यहाँ जियान ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और यही बात जियान जूनियर से कह रहा था कि लो मैं आ गया। जूनियर कुछ बोल पाते इसके पहले ही यहाँ उसके क्लैन के एल्डर्स आ गए और जियान का वेलकम करने लगे। जूनियर कहती है कि आगे हमें अकेले चलना चाहिए। असल में जूनियर जियान से अकेले में थोड़ा बात करना चाहती थी, इसके लिए जियान भी तैयार था। यहाँ जूनियर एल्डर से कहती है कि वो आगे जा रही है और फिर जियान को लेकर वहाँ से चली गई। अभी रास्ते में जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक ही एक मिस्टीरियस सा फॉर्मेशन यहाँ उनके बीच क्रिएट हो गया। ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल था और उनके रास्ते को रोकने के लिए बनाया गया था। जियान को तो अभी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो बहुत समय बाद जूनियर से मिला था
और वो उससे चैन से बात भी नहीं कर पा रहा। इसी वजह से जियान ने तुरंत अपनी पावर रिलीज कर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और कहने लगा कि आखिर तुम कौन हो, अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। जूनियर तो अभी ऑलरेडी पहचान चुकी थी कि ये फॉर्मेशन उसके ही क्लैन के एक एल्डर ने बनाया है। यहाँ जूनियर को भी गुस्सा आ रहा था, इसी वजह से वो चिल्ला पड़ती है। वो जो एल्डर था जिसने फॉर्मेशन क्रिएट किया वो कहने लगता है कि प्रिंसेस मुझे माफ कर दीजिए, हमने आपके मुंह से जियान की बहुत तारीफ सुनी थी, इसी वजह से मैं बस उसका एक टेस्ट लेना चाहता था। जूनियर कहती है कि आखिर आपका ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, अगली बार से जियान का कोई भी टेस्ट लेने की कोशिश मत करना वरना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वो जियान और उसके दोस्तों को वहाँ से लेकर चली गई। अभी हमें उस एल्डर को भी दिखाया जाता है जिसने ये फॉर्मेशन क्रिएट किया था। उसे तो अभी इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साथ ही यहाँ उसका एक साथी भी था जो कि उस एल्डर से कह रहा था कि हमने जैसा सोचा था वैसा ही है। जूनियर सच में उस लड़के की बहुत ज्यादा परवाह करती है। यहाँ वो एल्डर गुस्से में ये चीज डिक्लेयर करता है कि आज नहीं तो कल पर वो जियान को नहीं छोड़ेगा, वो उसकी जान लेकर ही रहेगा। इसके बाद सीन चेंज होकर वापस यहाँ जियान और जूनियर पर आता है। जूनियर जियान और उसके दोस्तों को मिस्टर लिन से मिलाने के लिए लाई थी। जियान मिस्टर लिन से मिलकर बहुत खुश होता है। मिस्टर लिन जियान की तारीफ करते हुए कहने लगते हैं कि लड़के तुमने भी सच में बहुत ज्यादा ताकत बना ली है। साथ ही यहाँ वो जूनियर की प्रोग्रेस के बारे में भी बताने लगे थे कि आखिर किस तरह से जूनियर अपनी ब्लड लाइन की पावर को एनहांस करने की कोशिश में लगी हुई है जिससे वो खुद की पावर्स को इंक्रीज कर सके। लेकिन जूनियर जियान को ज्यादा अपने बारे में नहीं बताना चाहती क्योंकि उसके हिसाब से इस तरह की बातें तो फिर कभी होती रहेंगी। यहाँ वो जियान को ये जरूर बताती है कि कल के दिन सेरेमनी स्टार्ट होगी जिस वजह से एक और फंक्शन होगा जिस बीच यहाँ भी कोई भी कल्टीवेटर किसी भी कल्टीवेटर को चैलेंज कर सकता है। इसका मतलब जूनियर के क्लैन वाले भी जियान को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे जिसमें कुछ एल्डर्स भी शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से जियान को थोड़ा संभल कर रहना होगा। जियान कहता है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, जो भी मुझे चैलेंज करेगा मैं उसे अपनी ताकत का नमूना जरूर दिखाऊंगा। जियान के इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।